अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे रुद्रप्रयाग में एक शख्स ने जवाड़ी बाईपास पुल से एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी है, जिसमें शख्स की मौत हो गई है। कल देर शाम जवाड़ी बाईपास पुल से शख्स नीचे कूद गया, जिसके बाद पुलिस और डीडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौके से शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक शिवम बस्ती गांव का रहने वाला बताया जा रहा था। देहरादून से खबर मिल रही है, जहां पर वसंत विहार इलाके में जीएमएस रोड पर देर रात करणी सेना के जिलाध्यक्ष पर बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी है। फायरिंग में बाल बाल बचे हैं जिलाध्यक्ष अभिषेक। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी पुलिस खंगाल रही है। तो आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। करणी सेना के जिलाध्यक्ष पर फायरिंग की गई है और फायरिंग के दौरान बाल बाल बचे हैं जिलाध्यक्ष। देर रात बाइक सवार लोगों ने ये फायरिंग की। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसके तहत ही पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सत्येंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये देर शाम की ये घटना है, जब थाना वसंत विहार क्षेत्र की ये घटना है, जब देर शाम को करणी के जिला अध्यक्ष जो ठीक है सत्येंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी तो करणी सेना के जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है जिन पर फायरिंग की गई है। ये बाइक सवार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस की आखिरकार जो ये आरोपी है किस मकसद से आए हुए थे, क्या कोई पुरानी रंजिश है या कोई और वजह बताई जा रही है। राज्य में डेंगू के 80 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में डेंगू के मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1262 पहुंच गया है। अकेले देहरादून में डेंगू के 23 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि अन्य मरीज राज्य के अलग अलग हिस्सों से हैं। मैदानी इलाकों में डेंगू के ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि पहाड़ों पर भी अब डेंगू के केस जो है वो आने लगे हैं। तो अकेले देहरादून में 23 डेंगू के नए मामले सामने आए हैं और राज्य में देखा जा रहा है कि 80 नए मामले डेंगू के सामने आए हैं। लगातार डेंगू का प्रकोप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए आपको एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में डेंगू के संभावित 5 मरीज भर्ती होने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिला अस्पताल प्रशासन डेंगू की रोकथाम के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि डेंगू की रोकथाम के लिए पूरी एहतियात जो है वो बरती जा रही है। अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 10 बेड का वार्ड भी बनाया गया है और इसके साथ ही डेंगू के एक नोडल फिजिशियन डॉक्टर की तैनाती भी की गई है। अभी जिला अस्पताल उत्तरकाशी में डेंगू के ऐसे 5 संभावित मरीज भर्ती हैं जिनमें डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि इनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। ये जो है पूरी एहतियात बरती जा रही है और जो है ऊपर से मिले निर्देशानुसार हमने जो है डेंगू हमारे जिला अस्पताल में जो है 10 बेड का डेंगू वार्ड भी स्थापित है। उसमें जो है मच्छरदानी लगी, पूरा वार्ड जो सेपरेट किया गया है और इस समय हमारे पास जो है 5 संभावित जो है मरीज, कन्फर्म मरीज नहीं लेकिन संभावित जो लक्षण वाले थे वो 5 मरीज लिटा रखे हैं। डेंगू मरीजों की संख्या कुमाऊं के मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों की टेंशन बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल के डेंगू वार्ड में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अकेले नैनीताल जिले से रोजाना 10 से 15 मरीज डेंगू के लक्षणों के साथ पहुंच रहे हैं, जिसके बाद नगर निगम भी अलर्ट मोड पर है। निगम के स्तर पर अभी ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन नगर निगम के स्तर पर जो फॉगिंग का छिड़काव का, ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव का, लावा सिडाल के छिड़काव का काम है वो लगातार जारी है। पहले रोस्टर के हिसाब से किया जा रहा था। इस बीच जहां पर केस ज़्यादा आ रहे हैं वहां पर रोस्टर से बाहर जाकर के अलग टीम लगा के भी हम करने का काम कर रहे हैं। फॉगिंग लगातार की जा रही है। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच ब्लड और प्लेटलेट्स की कमी न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अभी तक किसी भी मरीज को ब्लड की कमी का सामना नहीं करना पड़ा है।
मेडिकल कॉलेज का दावा है कि उनके पास ब्लड की पर्याप्त यूनिट हैं। मैनेजमेंट के लिए है, जो उनको ट्रीटमेंट चलना है वो उसका तैयार हैं। और अगर जो कभी किसी बहुत रेयर केसेस में प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है, ये नहीं कि जहाँ प्लेटलेट का लगाना ही है तो जो है तो वो अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाता है और उसकी पर्याप्त मात्रा में वो है ब्लड एडिक्वेट ब्लड बैंक में है। दरअसल मानसून का समय खत्म होने के बाद भी बेमौसम बारिश हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में जगह जगह पानी भर रहा है और इसी पानी में डेंगू पैदा हो रहा है। डेंगू के इसी डंक से लोग बीमार हो रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून लिए चलेंगे, सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जरा बताइए वहां पर अभी किस तरीके की जानकारी वहां पर मिल पा रही है, क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि देखा जा रहा है कि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, इसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि डेंगू के आंकड़े दिनों दिन बढ़ रहे हैं और 80 मामले अभी 24 घंटे में हाल फिलहाल में सामने आए हैं। उसके बाद जो संख्या है वो बढ़कर के 1262 के पास पहुंच गई है। और तो ऐसे में आपको यहां पर भी दिखाना चाहेंगे कि ये डेंगू वार्ड है जहां पर मरीजों को रखा जा रहा है ताकि उनको सही से इलाज मिल सके। मच्छरदानी लगा करके उनको रखा जा रहा है और बड़ी संख्या में मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओपीडी में भी भारी भीड़ देखी जा रही है, लगातार मरीज पहुंच रहे हैं और D2 स्ट्रेन सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। D2 स्ट्रेन ने हाहाकार मचाया हुआ है और वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित भी हो रहा है। जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से D2 स्ट्रेन आने से मरीजों को खून की उल्टी हो जाना या फिर कह सकते हैं कि उनको ब्लीडिंग आ जाना, तो ये इस तरह की चीजें जो हैं वो देखी जा रही है। और ऐसे में अभी 4 दिन का स्वास्थ्य विभाग ने महाअभियान भी चलाया है कि डेंगू की रोकथाम पर नियंत्रण किया जा सके, लेकिन वो अभियान भी अभी कोई पूरी तरह से जो कहा सकता है कि ग्राउंड जीरो पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है कि जब मरीज इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इतनी तेजी से मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहीं ना कहीं देखी अभी भी जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि विशाल जिस तरीके से लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं वाकई चिंता का विषय है। और अगर अस्पताल प्रशासन की बात अगर करें तो उनकी तरफ से किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं उनके लिए किस तरीके से वहां पर व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, देखिए अस्पतालों में अलग अलग तरह के वार्ड बनाए गए हैं, जहां पर एक जेंट्स के लिए वार्ड बनाया गया है, फिर एक महिलाओं के लिए और एक बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। इसमें मच्छरदानी लगा करके बच्चों से लेकर के बड़ों तक का ध्यान रखा जा रहा है। डॉक्टर्स की टीमें आ रही हैं जो कि लगातार इनको चेकअप कर रही हैं और फिर इनको मेडिसिन तो दे ही रही है, साथ ही इनको इनके जो साथ इनके तीमारदार हैं उनका भी थोड़ा मैनेजमेंट ना बिगड़े, उनको ज्यादा तकलीफें ना हो, क्योंकि पिछले दिनों जैसे लगातार देखने में आ रहा था कि प्लेटलेट्स की काफी कमी देखी जा रही थी, दर बदर भटकना पड़ रहा था मरीजों को। तो इस तरह की तकलीफें ना हो उसके लिए भी इंतजाम अब किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को फील्ड में रह करके काम करने के भी निर्देश दिए गए हैं और तमाम टीमें इसके लिए तैनात भी की गई है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि थोड़ी लापरवाही अभी भी देखी जा रही है। अभी पूरी तरह से सख्ताई नहीं बरती जा रही है और फील्ड में उस तरह से काम नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए था। और ऐसे में अब देखिए आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। एक दूसरे ने एक दूसरे पर आरोप लगाने भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि विधायक जो है वो नगर निगम पर सवाल उठा रहे हैं, नगर निगम स्मार्ट सिटी के कामों पर सवाल उठा रहा है। लेकिन जिस तरह से बरसात हुई और गड्ढों में जगह जगह पानी जलभराव हुआ और उससे जो डेंगू का लार्वा है जो बनपा, वो उसने कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर दिया और लोगों में बिल्कुल विशाल, क्योंकि एहतियात बरतना बेहद जरूरी है और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि सतर्क रहना किस तरीके से जरूरी है, क्योंकि इन दिनों डेंगू का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इससे सावधानी बरतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विशाल। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकें जारी हैं। हल्द्वानी में आज बीजेपी दूसरा सम्मेलन होने जा रहा है। नैनीताल लोकसभा क्षेत्र को लेकर भी मीटिंग होगी। कल टिहरी सीट को लेकर देहरादून में बैठक के बाद आज नैनीताल सीट को लेकर बैठक हो रही है। तो नैनीताल सीट को लेकर यह बैठक हो रही है। बताया जा रहा है यह बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रदेश पदाधिकारी विधायक भी इस बैठक में मौजूद हैं और मिशन 2024 को देखते हुए लगातार बैठकें हो रही हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्योंकि अब बताया जा रहा है नैनीताल सीट को लेकर जो बैठक हो रही है उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, तकरीबन 11 बजे से बैठक शुरू होने वाली है और इसमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के महेंद्र भट्ट और जो स्थानीय सांसद हैं साथ ही राज्य मंत्री हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में अजय भट्ट, वो शामिल होने वाले हैं। उसके अलावा नैनीताल और उधम सिंह नगर दोनों जिलों के जो पदाधिकारी हैं, जिले स्तर के पदाधिकारी और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के मोर्चों के अध्यक्ष तक, ये सब लोग उसमें शामिल होने वाले हैं। और रणनीति यही है कि एक तरीके से बीजेपी जो 2024 लोकसभा का चुनावी बिगुल है, इन छोटी छोटी बैठकों के जरिए फूंक रही है। 5 बैठकें होनी है लोकसभा, जो हमारे पूरी के पूरे 5 लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें बैठक होनी है। तो इस तरीके से बीजेपी एक चुनावी शुरुआत करने जा रही है और एक शुरुआती रोड मैप जो है अपने कार्यकर्ताओं को देने जा रही है कि किस तरीके से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में जाना है और क्या बातें जनता के सामने रखी जानी है और किस तरीके से पूरी की पूरी पार्टी की रणनीति रहनी है। वो सब बातें आज जो है सीनियर जो नेता हैं वो जिले के पदाधिकारियों को समझाएंगे और फिर जिले के पदाधिकारी इन सब बातों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। यही रणनीति है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल शैलेंद्र, और ये भी है कि 2024 के मिशन को देखते हुए जहां एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, वहीं अगर पहाड़ों की बात करें, नैनीताल की अगर बात करें, तो वहां पर भी खींचतान देखने को मिल रहा है। एक बड़ी चुनौती भी नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि लगातार ये तीसरा टर्म होगा। अभी तक 2 टर्म में लगातार भारतीय जनता पार्टी राज्य की पांचों लोकसभा सीटें जीतती रही है। तो ऐसे में तीसरा टर्म जीतना एक बड़ी चुनौती होगी। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी है, दूसरी तरफ कई तरह के मुद्दे छाए हुए हैं इस समय और इन सब बातों का सामना भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को करना पड़ेगा आने वाले वक्त में। तो ऐसे में इन सब बातों का काउंटर कैसे हो, गुड गवर्नेंस की बातें किस तरीके से लाई जाएं, कि डबल इंजन सरकार की बातें हो रही हैं, वो डबल इंजन की सरकार की बातें किस तरीके से जनता के सामने रखी जाएं। क्योंकि आप जब विपक्ष में होते हैं तो बहुत आसान होती है बातें करना, लेकिन जब आप पक्ष में होते हैं तो जनता की बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है लगातार तीसरी बार इन सीटों को जीतना। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों को और राज्य की दुष्कर्षधामी सरकार की नीतियों को जनता के सामने ले जाए और उन्हें बताए कि कितनी बेहतर नीतियां हमने आपके लिए पेश की हैं और किस किस तरह का फायदा आपको मिला है। और तो इसीलिए ये सब बातें बताने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है और सबसे पहले कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग जरूरी है, इसलिए कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि कई चुनौतियां जो है वो भी नजर आ रही हैं। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। दिसंबर में होने वाले उत्तराखंड के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। समिट के लिए सिंगापुर, ताइवान और यूएई में रोड शो का आयोजन होगा और लंदन के पहले रोड शो में खुद सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। करीब 5 साल बाद 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा। इसके लिए फाइनल रोड मैप तैयार हो गया है। 14 सितंबर को दिल्ली में कर्टन रेजर होगा। 25 से 28 सितंबर को पहला इंटरनेशनल रोड शो होगा। लंदन के पहले रोड शो में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी के साथ अफसरों की पूरी फौज होगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में सिंगापुर और ताइवान, तो 16 से 20 अक्टूबर को दुबई और अबू धाबी में रोड शो होंगे। देश में 3 अक्टूबर को दिल्ली में पहला रोड शो होगा। इसके बाद 6 अन्य रोड शो अहमदाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में आयोजित कराए जाएंगे। ये कर्टन रेजर्स का भी कार्यक्रम है, उसके बाद रोड शो होगा। उसके बाद अगर विदेशों में भी जहाँ की प्रोग्राम बने हैं उन प्रोग्रामों में हमारे प्रतिनिधि भाग लेंगे या जहाँ ज़रूरत होगी तो हम लोग भी भाग लेंगे। उन सभी को आगे बढ़ाया जाएगा और सभी को आमंत्रित किया जाएगा कि उत्तराखंड आए। जो हमारे इंटरनेशनल रोड शोज हैं, ये पहला रोड शो लंदन में शुरू होगा, तो ये 25 तारीख से 28 तारीख तक कराया जाएगा और उसके बाद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सिंगापुर और ताइवान रखा है। इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद की जा रही है। इसीलिए सरकार ने 27 नई पॉलिसी भी बनाई है और मंगलवार को रियल एस्टेट कारोबारियों से सुझाव लिए तो जल्दी पावर सेक्टर का समिट भी आयोजित किया जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में कल धामी कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें सर्विस सेक्टर पॉलिसी समेत 6 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। धामी कैबिनेट ने सर्विस सेक्टर पॉलिसी और पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी को भी हरी झंडी दिखाई है। सर्विस सेक्टर पॉलिसी में हेल्थ, एजुकेशन, फिल्म और मीडिया, आईटी, होटल, डेटा सेंटर और वेलनेस को शामिल किया गया है। इनमें निवेशकों को जमीन पर सब्सिडी भी दी जाएगी। कैबिनेट एक रिलेटिवली छोटी कैबिनेट थी, केवल 6 मत थे
उसमें पहला मत सचिवालय प्रशासन का था, जिसमें निजी सचिव परीक्षा 2017 में कुछ अभ्यर्थियों को एलिजिबल नहीं किया गया था कि उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। तो उसको आज कैबिनेट ने अप्रूव किया कि उन 4 कैंडिडेट्स को हाई कोर्ट के निर्देशानुसार एलिजिबल किया जाएगा। देहरादून के कलेक्ट्रेट और रजिस्ट्रार ऑफिस में हुए घपले मामले में जांच कर रही एसआईटी अब आरोपियों की पुरानी फाइल खोलने लगी है। मुख्य आरोपी केपी सिंह के पुराने मामले पर सवाल उठने के बाद डीजीपी ने फिर जांच की बात कही है। इन दिनों देहरादून में रजिस्ट्रार ऑफिस में हुए सरकारी जमीनों के दस्तावेजों का घपला सुर्खियों में है। मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर एसआईटी जांच कर रही है और जांच में पूरा घपला 600 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। जांच कर रही एसआईटी ने अभी तक मामले में 2 वकीलों के साथ 10 लोगों को अरेस्ट किया है। वहीं अब देहरादून के बार एसोसिएशन ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। घटना है, अगर इस वाले क्राइम नंबर पे जो कलेमन टाउन थाने में दर्ज हुआ उसमें अगर पुलिस पकड़ लेती कमर बाल को तो हो सकता है ये घटना ना करती। क्यों पुलिस द्वारा 41 का नोटिस देकर उसे छोड़ दिया गया? क्या पुलिस द्वारा उसे को प्रलोभन दिया गया? देहरादून बार एसोसिएशन द्वारा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने पर अब मामले में एक बार फिर देहरादून की कोठी प्रकरण की जांच शुरू हो गई है। मामले का भी मुख्य आरोपी केपी सिंह ही था, लेकिन पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट करने के बजाय सिर्फ एक नोटिस दिया था। अब डीजीपी अशोक कुमार ने जांच के आदेश जारी किए हैं। अगर इस तरह का कोई लैप्स सामने आप बता रहे हैं तो सर्टेनली इसका परीक्षण कराएंगे। हम एसएसपी से दोबारा से रिपोर्ट लेते हैं कि कैसे अभियुक्त जो है वो 41A के दायरे में आया। अगर वो अरेस्ट होने वाली धाराओं के अंदर था, होना चाहिए था, तो इसका परीक्षण में जरूर करवाऊंगा। 2 साल पहले घटी घटना पर पुलिस सही से कार्रवाई करती तो शायद रजिस्ट्रार ऑफिस का घपला सामने न आता और कई लोग केपी सिंह और कमल विरमानी के चंगुल से बच जाते। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का दौर चल रहा है और राजधानी के कई इलाकों में देर रात से जबरदस्त बारिश हो रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 15 सितंबर को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं समेत प्रदेश के ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया है। विदाई का समय करीब है और जाते जाते बारिश एक बार फिर से देखने को मिल रही है। देहरादून में देर रात जबरदस्त बारिश हुई, सुबह के समय भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि 13 से लेकर 15 तारीख के बीच में प्रदेश भर के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है, इसलिए लोग सतर्क भी रहें। देहरादून, हरिद्वार समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, खासतौर पर कुमाऊं के रीजन में, जिसमें नैनीताल, हल्द्वानी जिले शामिल रहेंगे। यहां पर भी तेज बारिश की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। ये कहा जा सकता है कि जाते जाते मानसून एक बार फिर से तेज बारिश देकर जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाद। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में ओटी शुरू करने को लेकर पिछले 6 महीने से मंत्री से लेकर डीएम तक कई बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर आज तक शुरू नहीं हो पाया। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ के मरीजों को फायदा देने के लिए करोड़ों की लागत से बेस अस्पताल में मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज में ओटी समेत अल्ट्रासाउंड तक बंद है, जिससे मरीजों को मैदानी क्षेत्रों का या फिर निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। हद तो तब हो गई जब डीएम ने अधिकारियों के साथ ओटी शुरू होने को लेकर निरीक्षण किया तो पता चला कि ब्लड बैंक के लिए कॉलेज प्रशासन ने अप्लाई ही नहीं किया है। ब्लड बैंक में भी एक समस्या इन्होंने बताई है कि इनके पास जो स्टैंडर्ड के हिसाब से रिक्वायरमेंट है कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डॉक्टर के पास, वो नहीं है। तो निर्देश दिए गए हैं कि जिला में जो अवेलेबल हैं इस तरह के डॉक्टर, वो आएंगे और उनके हिसाब, उनके नाम के और उनके बेसिस पे अप्लाई कर लिया जाएगा और ये जल्दी इसको अप्लाई कराया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में ओटी न शुरू होने से मरीज परेशान हैं। वहीं कांग्रेस ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बहाने हमला बोला है और कहा है कि मेडिकल कॉलेज मात्र रेफर सेंटर बनकर रह गया है।
स्वास्थ्य मंत्री जी से भी अनुरोध किया गया है और लगातार यहाँ के प्रधानाचार्य से। और मैं स्पष्ट चेतावनी दे देना चाहता हूँ इस प्रधानाचार्य को कि अगर शीघ्र ही यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हुई, OT संचालित नहीं और यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई, यहाँ एक रिफर सेंटर नहीं बनकर अगर रह जाएगा तो उसके खिलाफ हम बड़ा आंदोलन करेंगे। पहाड़ में मेडिकल कॉलेज खुलने से पहाड़ के लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन विभाग की लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ रही है। अब देखना होगा कि विभाग कब तक बदहाल बेस अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त कर पाता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम से खबर मिल रही है, जहां पर चरण पादुका रूट पर 2 नाबालिग रास्ता भटक गए थे। एसडीआरएफ ने दोनों का सकुशल रेस्क्यू भी किया है। जिगर कुमार और गोल कुमार बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और बिना रास्ता पता किए चरण पादुका रूट पर चले गए, जिसके बाद वो रास्ता भटक गए। उनके परिजनों ने एसडीआरएफ को खबर दी, जिसके बाद दोनों का रेस्क्यू किया गया। दर्शकों के लंबे इंतजार के बाद अल्मोड़ा पनार रोड को 2 लेन में तब्दील की कवायद जो है वो तेज हो गई है। अगर ये रोड 2 लेन में तब्दील होती है तो पिथौरागढ़ के लोगों को फायदा तो होगा ही, जागेश्वर धाम, हाट कालिका और पाताल भुवनेश्वर आने वाले तीर्थ यात्रियों की भी राह आसान होगी। अल्मोड़ा पनार रोड पिथौरागढ़ के लिए खास मायने रखती है। इसी रोड के जरिए बॉर्डर के लोग मैदानी इलाकों की ओर रुख करते हैं, लेकिन दशकों के इंतजार के बाद भी इस रोड की दशा सुधरी नहीं। सिंगल लेन होने के कारण यहाँ अक्सर दुर्घटनाएं भी होती हैं। यही नहीं, इस रोड पर सफर करने में काफी समय भी जाया होता है, लेकिन अब इसी रोड को 2 लेन में बदलने की कोशिशें तेज होने लगी हैं। 110 किलोमीटर लंबी इस रोड की डीपीआर बनाने के लिए NH ने पहल शुरू कर दी है। अल्मोड़ा पनार जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है वर्तमान में सिंगल लेन निर्मित है। इसका 2 लेन चौड़ीकरण के लिए डीपीआर का कार्य हमने इस साल प्रस्तावित किया है और टेंडर के लिए हमने बिड डॉक्यूमेंट बना के अपने मंत्रालय देहरादून ऑफिस भेज दिए हैं। इसके इस रोड के 2 लेन बनने से पिथौरागढ़ के लोगों के साथ ही अल्मोड़ा के भी हजारों लोगों को फायदा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा राह आसान होगी विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालुओं की। जागेश्वर धाम हर साल लाखों तीर्थयात्री पहुंचते हैं, मगर सिंगल रोड होने के कारण उन्हें खास की दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ऐसे में अगर ये रोड 2 लेन में तब्दील होती है तो तय है कि हाट कालिका और पाताल भुवनेश्वर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी भारी इजाफा होगा। अल्मोड़ा से पनार के लिए 2 लेन डीपीआर हमारा तैयार हो गया। उसमें हम जल्दी बजट भारत सरकार के माध्यम से, नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से लेकर आएंगे। इस रोड का भी काम हम बहुत बड़ी भांति करेंगे। सिर्फ 110 किलोमीटर की रोड के 2 लेन में तब्दील होने से 3 बड़े धार्मिक स्थलों की राह काफी आसान हो जाएगी। यही नहीं, इससे इस इलाके में पर्यटन भी बढ़ेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि समय के साथ ये रोड 2 लेन में तब्दील हो जाएगी, ताकि लाखों लोगों का सफर आसान होने के साथ ही सुरक्षित भी हो सके। अल्मोड़ा से किशन के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान राज्य में स्किल डेवलपमेंट में हुए 70 करोड़ के घोटाले का मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है। मंगलवार को हाई कोर्ट ने इससे शामिल और संस्थाओं को पार्टी बनाने का आदेश भी दिया है। साथ ही सरकार से रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराने को कहा है। हल्द्वानी के एहतशाम खान ने याचिका दाखिल कर पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि सरकार के सहयोग से चलने वाले कौशल विकास योजना में गड़बड़ी है और कोरोना के दौरान इसमें बड़ा खेल भी किया गया है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना के दौरान सभी कार्यों पर रोक थी, लेकिन कौशल विकास में प्रशिक्षण के नाम पर 70 करोड़ का घोटाला कर दिया गया है। बावजूद इसकी सरकार ने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रेप के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। हरिद्वार जिले में डेंगू के बढ़ते केस के चलते अधिकारियों ने जागरूकता अभियान चलाया है और घर घर जाकर लोगों को डेंगू के रोकथाम के उपाय भी बता रहे हैं। विकासनगर में अखिल भारतीय योग संगठन ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और एसडीएम के माध्यम से डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। रुद्रप्रयाग में एक शख्स पैर फिसलने से नदी में गिर गया है, जो दिल्ली से रुद्रप्रयाग घूमने के लिए आया था, लेकिन नहाते समय नदी में पैर फिसलने से हादसा हो गया। हल्द्वानी के
मटल गली में व्यायामशाला की जमीन पर अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को आपत्ति दर्ज कराने को कहा है और 6 दिसंबर से पहले पक्ष दाखिल करने का आदेश भी दिया है। चक्राता के खत द्वार के ग्रामीणों ने दावापुर बैरावा मार्ग का डामरीकरण न होने के चलते धरना दिया है। उसके साथ ही लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी भी दी है। बुग्यालों के संरक्षण को लेकर चलाया गया अभियान जोशीमठ के रेगड़ी गांव में खत्म हो गया है। औली से लेकर कुमारी में एक पास ही दर्जन से ज्यादा बुग्याल है। हल्द्वानी जेल में बंद कैदियों को अब अच्छा इलाज मिल सकेगा। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कैदियों को सीआरएस फंड से एक एम्बुलेंस भी दी है। महिला विकास मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई है। इसके साथ ही कुपोषित महिलाओं को पोषण किट भी बांटी है। बागेश्वर के गरुड़ में कोट भ्रामरी मेले को भव्य बनाने के लिए मेला कमेटी ने एक बैठक की और ये मेला कुमाऊं और गढ़वाल का व्यापारिक और सांस्कृतिक मेला होता है। मुहावरा बताएं, आकर्षक इनाम पाएं। न्यूज 18 अपने दर्शकों के लिए हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रतियोगिता लेकर आया है जिसमें आसान मुहावरे को पूरा करें और जीतें आकर्षक इनाम। जिसके लिए आप बताएं हुए मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल देकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा भी ले सकते हैं। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकें छोटे से ब्रेक के लिए।